जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरे समाज की प्रगति होती है। वो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संवारने की ताकत रखती हैं। इसी कोड के साथ हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे जिन्होंने बचपन से ही न जाने कितनी सारी कठिनाइयों को झेला है, लेकिन वे फिर भी डरी नहीं, डटी रही और यही ललक, यही जिद उन्हें लंदन ले जा पहुंची, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी लेकिन नौकरी नहीं करी। नौकरी करी अपने देश वापस आकर, और आज न जाने कितने बच्चों की जिंदगी संवारने में मेहनत कर रही हैं। स्वागत कीजिए पूजा जी का। पूजा जी, पुष्कर टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मच। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पूजा है, जैसे आपने कहा, और मेरा सरनेम है उदयन जी। जिसका मतलब होता है एटर्नल सनशाइन। ऐसी रोशनी जो एटर्नल है जी। और मैं अर्नस्ट एंड यंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, EY में, एज अ CSR प्रोफेशनल। जी। एंड मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर CSR के अराउंड ही रहा है, जिसमें काफ़ी सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, और जो कि अराउंड है एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, बिल्डिंग स्किल्स इन यूथ एंड चिल्ड्रन, वुमेन एम्पावरमेंट। सो ये मेरा प्रोफेशनल काम रहा है। इसके अलावा पर्सनली हम 2017 से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इनिशिएटिव के जैसे शुरू हुआ था, रिसेंटली हमने उसको रजिस्टर कराया है। और वो है केयर लीवर्स एडवोकेसी नेटवर्क, क्लैन। क्लैन का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी, और क्लैन का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, फैमिली क्लैन का मतलब होता है। तो हम सभी लोग एक फैमिली हैं उन लोगों के लिए जो 18 के ऊपर के यूथ हैं और डिफरेंट CCI से, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से निकल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सपोर्ट मिलता है, आफ्टर केयर का सपोर्ट, जो कि है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा। एक्ट कहता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, CCI को, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को 18 के बाद, फाइनेंशियली और अदरवाइज ताकि वो ग्रो हो पाए अच्छी तरीके से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में सेटल डाउन होने के लिए। इस 18 तक की उम्र में सब लोग मदद कर रहे हैं, NGOs जितने हैं वो 18 तक तो कर रहे हैं, लेकिन अब आफ्टर केयर का मतलब है 18 से 21 की एज में, जो 21 तक उनको करियर बनाने की एज होती है, जो राइट। और इन स्पेशल केसेस अगर बच्चा यूथ बहुत ही ज्यादा केपेबल है और फोकस्ड है, और अगर सपोर्ट नहीं मिला तो शायद बहुत तरक्की ना कर पाए जी, तो उन सिचुएशंस में 23 इयर्स तक उन लोगों को सपोर्ट करना। अगर किसी बच्चे में उम्मीद दिखती है कि और अच्छा कर सकता है तो उसको और सपोर्ट दिया जाता है। राइट। और ये सारे ही सपोर्ट अराउंड होते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, लाइफ स्किल्स आपके अंदर क्या होनी चाहिए जब आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जाते हो, और एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, जो उनके कैपेबिलिटीज जो है उसके हिसाब से उनको किस तरीके से एम्पावर करना कि जब वे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जाए तो एम्पावर्ड फील करें और अपनी लाइफ को सेल्फ डिपेंडेंटली लीड कर पाए। ओके, ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इस पे अभी हम लोग आगे भी आएंगे। जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो कैसी रही? क्योंकि जब मैंने आपके बारे में जाना तो मुझे तो एक शौक लगा था, सीधी सी बात है, और दूसरा भी आपने एक अपना नाम पूरा बताया, पूजा उदयन। उदयन वो है जिस NGO में आप रही हैं हमेशा से। जी। तो इस उदयन NGO तक पहुंचने में मतलब क्या स्टोरी है, क्या जर्नी रही, उदयन की क्या जर्नी रही? हम लोग काफी छोटे थे, हम 3 भाई बहन थे जी। और जब हमारी मम्मी की डेथ हुई और जब हमारे फादर की डेथ हुई तो वी हैड नो वन टू लुक आफ्टर अस। सो हमारी एक बुआ थी जो कि काफी एजुकेटेड थी एंड शी वाज अ प्राइमरी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। सो उन्होंने उदयन केयर ऑर्गेनाइजेशन ढूंढा। उदयन केयर ऑर्गेनाइजेशन 31 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बच्चे और यूथ के साथ काम करती है जिनके माता पिता नहीं हैं जी। और फैमिली स्ट्रेंथनिंग वगैरह पे भी अब तो काफी काम वे लोग करते हैं, बट शुरुआत इस चीज से हुई थी। उदयन केयर के काफी प्रोग्राम्स है। उनका एक सबसे पहला प्रोग्राम जो कि 1994 में आया था वो था घर प्रोग्राम। उस घर का मॉडल ही है लिविंग इन अ फैमिली एनवायरनमेंट।
उन सभी बच्चों को एक फैमिली इन्वायरमेंट देना। जी तो हमारी बुआ ने हमारे लिए सोचा, क्योंकि वे लोग के पास भी अपने अपने बच्चे थे, जी तो कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता था। उन सभी लोगों ने सोचा कि अनाथालय में डालना बेस्ट जी। होगा। लेकिन हमारे लिए ये अच्छा रहा, क्योंकि जब हम उदयन केयर में आए, हम तीनों भाई बहन आए। भाई तो हमारे बॉयज होम में चले गए और मैं और बहन गर्ल्स होम में रहने लगे। तो सबसे पहले तो एकदम से ऐसी जगह आना जहाँ पे इतने सारे बच्चे साथ में रहते हैं, जी बहुत ही अलग सा इन्वायरमेंट था हमारे लिए, बहुत स्ट्रेंज था। जी फिर स्लोली स्लोली इतना सपोर्ट आपको मिलने लगा, सभी लोग थे आपका ध्यान रखने के लिए, जो कि इतनी अटेंशन कभी मिली नहीं थी लाइफ में। माता पिता को खोने के बाद भी 1 साल तक इधर उधर भटक रहे थे, तो हमें इतना स्पेशल अटेंशन और इतनी केयर मिली नहीं थी। तो यहाँ पे आके वी हैड पीपल who used to cook for us, we had people who used to teach us, we had people who used to take us to the park। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने किस एज में आप पहुंच गए थे उदयन में? जब मैं 6-7 साल की थी तब 6-7 मैं वहां आई, और फिर वहीं से हमारा स्कूलिंग शुरू हुआ। बेसिकली जब आपके फादर की डेथ हुई उसके बाद आप जी। उदयन केयर में गए। जी जी। जैसे आपके फैमिली में ट्रेजेडीज हुई और आप एक ऑर्फनेज में गए, एनजीओ में गए, तो क्या आपको, मतलब आपने अभी कहा कि वो बेस्ट रहा हमारे लिए, जो आउटकम निकला वो बहुत अच्छा था, क्या अभी भी वो कमी फील होती है कि काश फैमिली होती, फैमिली के साथ बड़े होते? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज दोनों में डिफरेंट होती। जहाँ पे आप आज हैं वो शायद आप यहाँ से बेटर होती, शायद आप यहाँ नहीं होती, लेकिन क्या वो जो फैमिली की कमी है वो कभी पूरी हो पाई? देखो, एक मिक्स्ड फीलिंग्स है। जी मैं बताऊंगी, मिक्स्ड फीलिंग्स भी है, और फिर आई थिंक बहुत, अब हम, क्योंकि हम भी सोशल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स इतने टाइम से काम कर रहे हैं, जी और अब तो हमारा खुद का क्लैन है, तो लॉट ऑफ रीडिंग इज हैपनिंग, एंड देन यू गो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, यू हियर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीपल। आई मीन स्पेशली जो लोग इतने एक्सपर्ट हैं, जो इन सब चीजों में काम कर रहे हैं, वो लोग काफी रिसर्च फैक्ट्स के साथ बोलते हैं। लेकिन बचपन काफी अच्छा रहा जी उदयन केयर में आने के बाद, बट लेकिन अपने जो बायोलॉजिकल सिस्टर और ब्रदर होते हैं उनसे तो सबसे ज्यादा आपका होता है, जी और उनसे ज्यादा लड़ाई होती है। बट मैं कहना चाहूंगी कि पता नहीं उदयन केयर में कुछ ऐसा था जी जो अच्छे से हो पाया। लेकिन अब जब बड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि जिन्होंने हमारी देखभाल करी अब वे भी बूढ़े हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो अब थोड़ा सा कभी कभी लगता है, क्योंकि अब वैसा फेज है जब हम अकेले रहते हैं। जी आई थिंक काफी साल तक 13-14 साल तक तो उदयन केयर की फैमिली 24 घंटे हमारे पीछे रहती थी। जी अब हम लोग भी बड़े हो रहे हैं, वे लोग भी बड़े हो रहे हैं, तो ऐसा फेज है कि हम अकेले रह रहे हैं, तो वो कभी कभी फील होता है। बट बहन है, जी उनके पास हम हमेशा जा सकते हैं, शी इज देयर। अगर मूवीज में देखा जाए तो जो ऑर्फनेजेस दिखाए जाते हैं या फिर जो एनजीओज दिखाए जाते हैं उनमें जो चाइल्ड केयर हो रही होती है वो बहुत ही रफली दिखाई जाती है कि बच्चे रो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी को, खाने में वही जैसे हॉस्टल का खाना कहा जाता है, पानी वाली दाल मिल रही है, खाने का कोई नहीं, हेल्थ केयर कुछ नहीं है। तो क्या ऐसा सच में कभी आपने देखा है? और आप जब काम कर रही हैं तो आप जिन एनजीओज में जाती हैं, क्या वहां पे ये सब देखने को मिलता है? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? जहाँ पे हम लोग जाते हैं थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन क्लैन, वहां पे तो मैंने लैक ऑफ फैसिलिटीज वगैरह देखी है, जी वो नहीं है। हम लोगों ने ऐसा उदयन केयर में नहीं फेस किया, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि सबकी जर्नी हमारे जैसी है। अगर मैं ऐसा कहूंगी तो मैं बहुत इनसेंसिटिव बिहेव कर रही हूँ, बिल्कुल है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो नहीं मिला जो हमको मिला है। जी तो हमने वो सारी सुविधाएं तो मिली, लेकिन हाँ, अकेलापन तब भी था, क्योंकि एक दीदी देख रही है या 2 दीदी देख रही है जी। इतने 12 बच्चों को, तो इंडिविजुअल अटेंशन तो नहीं मिलती थी। वो जितना कोशिश करते थे ट्यूशन टीचर देना, मेंटर पेरेंट्स होते थे, और ये जब स्टाफ चेंज होता है तो बच्चों के
इस पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे अटैच हो जाते हैं। जी अब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था जब मैं ग्रेटर नोएडा में थी, तो हमें पहले तो क्या हुआ कि मैं संत नगर हमारा पहला घर था, जी मैं वहाँ थी। उसके बाद मैं ग्रेटर नोएडा वाला होम है हमारा, बहुत बड़ा होम है, इसमें बहुत फैसिलिटीज है, मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जो हमें हमारी टेक केयर करते थे वो थे इंडियन आर्मी से। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। जी तो उन्होंने बोल दिया ये सही तो वो सही, ये गलत तो वो गलत। वो बहुत स्ट्रिक्टली हमें हैंडल करते थे। आई थिंक तभी हम लोग आज इतने सीधे साधे यूथ हैं। तो उन्होंने काफी अच्छे से हमारी देख रेख करी। जी तो लेकिन जब उनकी एज हुई और वे चले गए और कोई और आया, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टू ओपन अप विद द अनदर पर्सन। तो आई थिंक जो बच्चा सीसीआई में है उसके लिए ये जो इधर से उधर होना, इसको हम कहते हैं मल्टीपल प्लेसमेंट्स। ओके मल्टीपल प्लेसमेंट फ्रॉम वन सीसीआई टू अनदर सीसीआई, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिखा गया है। हमारे साथ वैसा नहीं हुआ है, बट जिस दैट स्टाफ चेंज होता था तो मन खराब हो जाता था। और वो कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन बच्चे को आर्टिकुलेशन नहीं आ रहा है, अपना थॉट्स नहीं बोल पा रहा है कि उसको बुरी बात क्या लगी। जी तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वे बात करके निकालते हैं कि बच्चे को क्या एक्चुअल में परेशान कर रहा है, और कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चा जो सीसीआई में ग्रो हुआ है वो बोल ही नहीं पाएगा कभी भी। सही है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रह जाता है। और ये जो मल्टीपल प्लेसमेंट का मैं बता रही थी आपको, वो ये है कि कभी आप प्रयास होम में रह लिए, कभी आप उदयन केयर में रह लिए, कभी आप रेनबो होम्स में रह लिए, डिफरेंट डिफरेंट सीसीआई में, अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे और लैक ऑफ सपोर्ट के बेसिस पे। हमारे पास नहीं है, चलो इसको उधर गवर्नमेंट होम में डाल देते हैं। गवर्नमेंट होम में नहीं है, चलो इसको दूसरी संस्था में डाल देते हैं। उसकी रिपीट हो रही है क्लासेस, उसका एजुकेशन ही नहीं पूरा हो रहा है, यहाँ से यहाँ वहां से यहाँ होता रहता है। वो मल्टीपल प्लेसमेंट जो होता है वो बच्चे को इतना अफेक्ट करता है उसकी एंटायर डेवलपमेंट में, स्पेशली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, मेंटल वेलबींग पे सबसे ज्यादा। आप लोग को जो अपॉर्चुनिटीज मिली काफी सही रही। इसका एक एग्जांपल बड़ा ये भी है कि आप लोग को डीपीएस में पढ़ने का मौका मिला था, जो कि शायद बाकी एनजीओज के बच्चों को नहीं भी मिलता होगा, जिनका बजट कम होता होगा या जिनके पास फंडिंग नहीं होती होगी। जब आप स्कूल्स में जाते थे तो क्या एक्सपीरियंस करते थे आप? देखो, फर्स्टली मुझे स्कूल में डाला गया था डीपीएस में, क्योंकि मैं ब्राइट थी अपने भाई और बहन से, क्योंकि मैं छोटी थी जी तो मैं जल्दी, आई वाज अ क्विक लर्नर। तो इनको लगा कि भैया बच्चे को डाल देते हैं, और मेरे साथ मेरे और भी उदयन सिबलिंग्स है, उनको डाला गया। हम सब लोग अच्छा कर रहे, तो मैं अच्छी थी पढ़ाई में, इसलिए मुझे डाला। बट जब मैं घुसी वहां पे तो मुझे लगा यार यहाँ तो रेस हो रही है। अरे यहाँ तो गंदी वाली रेस हो रही है, और जिसमें हम लोग तो बहुत पीछे हैं। तो टेबल्स याद करो, ये याद करो, डिवीजन हो रहा है, वो हो रहा है। तो थर्ड स्टैंडर्ड में मुझे एडमिशन मिला था डीपीएस ग्रेटर नोएडा में। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अब मैं समझती हूँ कि जब हमारी क्लास होती थी तो 45 मिनट्स का पीरियड होता है। जी एक क्लास 45 मिनट्स की होती है। तो उस 45 मिनट्स में मुझे ऐसा लगता है, अब क्योंकि अब हम भी बहुत सारे यूथ के साथ काम करते हैं, जी तो मैं कई बार जोन आउट होती थी, कई बार। ओके मतलब टीचर पढ़ा कुछ रही है, मैं आई थिंक 45 टाइम जोन आउट होती थी। अरे हाँ, 45 मिनट में 45 तो जोन आउट होती थी, कुछ और सोच लेना या नींद आ जाना, और जी। फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे एनजीओज में पले बड़े होते हैं, शायद उनको एडीएचडी भी होती है। जी जोनिंग आउट, कहीं और चले जाना, फिर आपका फोकस नहीं है। तो बिल्कुल। मुझे अब ऐसा फील होता है, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया है, जी मैंने कभी कोई टेस्ट नहीं कराया, बचपन में टेस्ट नहीं कराया, अभी टेस्ट नहीं कराया, बट मुझे ऐसा लगता है, और मैं इस पे रिसर्च करने का भी सोच रही हूँ कि what used to happen to me, I want to have a proof कि मुझे वैसा क्यों होता था। जी और जब वैसा होता था तो हम एकेडमिक्स में इतने ज्यादा पुअर हो जाते थे। बिल्कुल, जब क्लास में ध्यान ही नहीं लग रहा है तो कैसे क्लास में perform ध्यान कैसे करें? नहीं लग रहा है। और एक और चीज थी
कि सभी बच्चे इतनी बड़ी बड़ी फैमिली से आते थे, इतनी जी। रिच फैमिली से आते थे, तो हमें थोड़ा लेस फील होता था। अच्छा, क्या आप दोनों में कोई डिफरेंस किया जाता था? क्या कोई मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो वो हर वक्त महसूस होता था। और ये जो हमारे इतने जितने भी हमारे मेंटर पेरेंट्स हैं उदयन केयर में, और उनको भी बहुत अच्छे से हमने एक्सप्रेस किया है। और हम लोग का एक चैप्टर भी आया था जो कि यूनाइटेड नेशन की बुक है, ओके। उस पे भी लिखा है मैंने कि क्या क्या एजुकेशन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उन बच्चों को जो कि विदाउट पेरेंट्स हैं, पेरेंटल केयर हैं। तो क्या होता था ना कि क्लास में इतने अमीर अमीर घरों से बच्चे आते थे। जी। मुझे ऐसा लगता है, और मैंने वो महसूस किया है, मैं 3rd स्टैंडर्ड से लेके 12th तक वहां पे थी, जी। तो मैंने महसूस किया है कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता था और मुझे लेस अटेंशन मिलती थी। मेरा जो कंपटीशन है क्लास में वो बाकी बच्चों के साथ नहीं होता था, ओके। वो होता था मेरी उदयन सिबलिंग के साथ जो मेरे साथ पढ़ती थी। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे को अगर 50 में से 28 आया है, जी। तो टीचर बोलते नो शी इज डूइंग वेरी वेल, शी इज डूइंग वेरी वेल। ओके। तो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि आई थिंक जितना पासिंग मार्क्स होता है उससे 1-2 ऊपर आ गया, तो वो बोलते थे नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। वो लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ लेते थे कि नहीं अच्छा कर रही है। वो कंपेयर कर रहे होते थे मेरी जो सिबलिंग है उससे, जी। फिर मेरी उदयन बहन है उससे कर रहे थे कि इसका अच्छा रहा है, अच्छा कर रही बाकी है। बच्चों में आपके यहाँ से फिर जितना आते बाकी उनमें से अच्छा। टीचर बाकी बच्चों को, मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको तो तब प्रेस करते जब 45 आए 50 में से, या 46 आए। जो एक्चुअल डिस्टिंक्शन होती है वो अगर आते थे। एग्जैक्टली, तो हमारा तो कंपटीशन ही नहीं होता था। क्या ऐसा कभी फील होता था कि सिंपैथी दिखाई जा रही है आप लोग की बिल्कुल तरफ पे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार। कि अरे मासूम बच्चे हैं, इनके साथ बिल्कुल। बुरा हुआ, चलिए ये कर देते हैं। टीचर डांटती नहीं थी, कुछ कहती नहीं थी, ओके। और बिल्कुल निग्लेक्ट होते थे। बस आप लोग आओ, क्लास अटेंड करो और अपना जाओ, कोई मतलब नहीं है कुछ आपसे। नहीं, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी होता था। फिर बहुत मेहनत करी, जी। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 3rd से लेके 12th तक वहां पे थे, तो धीरे धीरे टीचर्स के साथ रैपो बिल्ड किया। बट वो हमेशा से तो रहा, 12th तक रहा। जी। अब थोड़ा सा टीचर्स वगैरह डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे देखते हैं, आप अपनी वर्क अपडेट्स डालते हो, आप अपनी एजुकेशन अपडेट्स डालते हो, जी। तो टीचर्स वहां पे प्रेज करते हैं अभी। जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, एक उम्र 15-20 साल के हो जाते हैं, हम लोग को चीजें समझ आने लगती हैं कि कैसे टैकल करना है, कि ठीक है कोई अगर सिंपैथी देने आ रहा है तो उसको कैसे इग्नोर करना है, कि सिंपैथी नहीं चाहिए मेरे को, बराबर का अगर इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो दो। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं और जब कोई हमसे आके बोलता है अरे इसके साथ तो बुरा हुआ, ऐसा हुआ, तो एक इमोशनल बैगेज तो हमारे साथ जुड़ा ही होता है कि हम कैसे डील करें। अच्छा ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है हमारे पास यही लगता रहता है। हाँ, तो उस सिचुएशन में आपने जो ये 3rd से 12th तक की जर्नी जो आपने बताई, चुप रहते थे, कैसे डील करा? चुप रहते थे, कुछ कहते ही नहीं थे। जब क्लास, पहली बात तो चुप रहते थे। जी। फिर जब वो वॉक होती थी ना पूरा स्कूल से लेके घर तक, उदयन होम तक, जी। वो रोते रोते निकलती थी। ओके। बस ये था, कुछ नहीं किया। वापस घर आए, घर पे भी किसी को कुछ नहीं बोला। फिर सुबह उठे, फिर से चले गए। रात को बेड में सोए, जी। तकिया गीला कर दिया रो रो के, वो सुबह उठे स्कूल चले गए। तो ऐसी थी, अंदर 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 रखते थे। अकेले का बैटल चल रहा था केवल। बिल्कुल, मतलब मैं तो एग्जैक्टली वही बोला है जो आपको अभी जो मैंने बोला, जी। ऐसा ही था। स्कूल से निकले रोते रोते निकलते, बस वही होता था एवरी डे। तो क्या बच्चों में भी ऐसा था कि इनसे दोस्ती नहीं करेंगे, या फिर हमारा तो अलग ग्रुप है? कुछ बच्चों का था, कुछ का था। कुछ बच्चों का था। मैं बोलूंगी 80% ऑफ द क्लासमेट्स यूज्ड टू थिंक दैट। थोड़ा उनको भी आइडिया नहीं था, मैं वो सच्ची- बच्चे थे लेकिन नहीं। थोड़ा सा था, मैं बोलूंगी। लेकिन मेरे 3 दोस्त बने हैं जी। स्कूल से, और वो आज तक मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये तो बहुत अच्छा हम 4 लड़कियां हैं, हमारा ग्रुप 4 का है, और वो अभी तक है। उन्होंने बहुत साथ दिया जी। हमेशा, जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई जी। या अदरवाइज ऑल्सो अभी भी काफी Supportive रहते हो। बहुत सपोर्टिव है। पढ़ाई किए हुए 10 साल हो गए होंगे ये बात को,
तो क्या 10 सालों में जब आपने दूसरे एनजीओज के साथ काम करना शुरू किया और उन बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, क्या कुछ बदलाव आ पाया है? आई थिंक अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है सीसीआई का स्कूल के साथ। जी पहले भी कोशिश रहती थी, लेकिन स्कूल ना वो समझ नहीं पाता था, जी क्योंकि ये उनके लिए बहुत नया था जी कि उनके स्कूल में ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कि संस्था से हैं। जी वो उनके लिए बहुत नया था और उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं थी। अब स्कूल्स में तो इतनी ट्रेनिंग्स होने लगी हैं टीचर्स की। जी तो और एनजीओ सीसीआई जो होता है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, वो भी काफी इन्वॉल्व रहता है। जी that this is what the child is coming from, this is how you may deal with the child, and जी then NGO is now able to differentiate between a child who's intellectually okay and जी a child who's intellectually not okay. तो different schools होंगे जी जो, बल्कि हम सबका एम है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ने चाहिए, किसी भी बच्चे को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहिए। जी But that education bases the ability of the child is happening कौन से स्कूल में जाएगा। लंदन कैसे पहुंचे? 12th जब मैंने किया तो मुझे मिला आफ्टर केयर, उदयन केयर से। 18-19 में 12th हो गई। जी फिर उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया तो रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हमने। तो वहाँ से गलगोटे यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन सोशल वर्क पढ़ाई किया। जी और अब सारा कुछ ही उदयन केयर सपोर्ट कर रहा था और अच्छे से पढ़ाई किया। फाइनल एग्जाम में 8 CGPA आया। और हाँ जी फिर उसके बाद सीधा जॉब लग गई, जिसके लिए संस्था ने मेंटोर किया था। आप लंदन में ही जॉब? नहीं 2016 में 13 से लेकर 16 तक अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद इंडिया में जॉब लग गई। जी जेनपैक में जॉब लगी। फिर उसके बाद अच्छे से वहाँ पे 5-6 साल काम किया। जी फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। लंदन जाना हमेशा पसंद था। जब खुशी कभी गम देखी थी तो तब से मन था कि लंदन जाएंगे, और बट पता नहीं था कि किस तरीके से ये सपना पूरा हो सकता है। जी पर फिर लिंक्डइन पे कुछ एक मेंटोर मिले। वे अभी यूएस में हैं और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वे मिले मुझे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेंटोर किया। और फिर उदयन केयर के साथ भी एक और मेंटोर थे जो कि लंदन से थे, वे जुड़े हुए थे। तो ये दोनों मेंटोर ने मुझे मेंटरिंग दी जी फॉर अ स्कॉलरशिप व्हिच इज कॉल्ड शीवनिंग स्कॉलरशिप, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है वर्ल्ड में। जी और यूके गवर्नमेंट उससे देती है और वो फुल्ली फंडेड है। आपको 1 साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में यूके में पढ़ने का मौका मिलता है। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप सबसे पहले अपना एप्लीकेशन डालते हो, फिर उनके 4 क्वेश्चंस होते हैं जी जो कि लीडरशिप, नेटवर्किंग, आप क्यों पढ़ना चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं, और वो आपका गोल जो है बहुत बहुत रियलिस्टिक दिखना चाहिए। और आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो लीडरशिप है, आपके जो प्रोग्राम्स है जो आपने किए हैं, that has to be very very powerful and impressive। जी सो वो आप करते हो। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। तो 10 से 11 महीने का लॉन्ग प्रोसेस है। और जब हमने अप्लाई किया था 2020 में जी तो 69,000 लोगों ने भी अप्लाई किया था फ्रॉम 169 कंट्रीज। हाँ, और सिर्फ 1600 लोगों को मौका मिला था जाने का लंदन। उसमें से हम एक थे। फिर जब मेरा वो हो गया तो मैंने SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन विच इज स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन साइंसेस, वहाँ से मैंने अपना MSc इन डेवलपमेंट स्टडीज किया। और पूरे ही दुनिया में SOAS यूनिवर्सिटी 2nd रैंक पे आती है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। इंडिया से बाहर निकलना, इंडिया में हमेशा से पले बड़े और एकदम से फॉरेन कल्चर को अडेप्ट करना, दिक्कतें तो आई होंगी आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिक्कतें आई थी। सबसे पहले तो खुशी हुई थी जी और लगा था कि सब मैनेज कर लेंगे वहाँ पे। बट वहाँ गए तो
ऑफ कोर्स यू नो लाइफ स्किल्स आपको मिली है, तो खाना वाना तो बनाना आता है, जी लेकिन उसके साथ वो लेक्चर्स वगैरह अटेंड करना, और लंदन में ना वॉक करते हैं यू नो, तो यूनिवर्सिटी वॉक करना, ये करना, जी। जाना, वहाँ पे तो ऐसे नहीं होती ना ये ऑटो मिल जाए आपको, हाँ, तो हेल्थ भी लोगों की आई थिंक तभी वहाँ पे अच्छी रहती है। फिट रहते हैं सब। फिट रहते हैं, और सर्दी ज्यादा रहती है जी तो, और ब्राउन स्किन वाले जो हम हैं इंडियंस, हमको तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, बिल्कुल तो मुझे बहुत हो गई थी वहाँ पे, विटामिन डी जो था मेरा बहुत ड्रॉप हो गया था। आई थिंक मुझे लंदन जाने से पहले ही आर्थराइटिस हो गया था मेरी बोन्स में, बट वहाँ पे जाके वो बहुत सिवियर हो गया था, जी। तो वो आई ऑफ्टन यूज टू गेट आर्थराइटिस अटैक, जिसकी वजह से जब वो मुझे हो जाए तो मैं दोनों हाथ से कुछ कर ही नहीं सकती, मैं ओके एक पेपर तक नहीं उठा सकती, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी वाज वेरी वेरी सपोर्टिव, तो उन्होंने कहा कि कोई भी डिले होते हैं एग्जाम में, सो इट्स ओके, यू नो वील सपोर्ट यू। Okay. वो तो अच्छे से सपोर्ट करते थे, बट आई ऑलवेज यूज टू इंश्योर कि मेरा सबमिशन टाइम पर हो, बिकॉज यू हैव टू टाइप ना, अगर फिंगर्स ही नहीं चलेंगी तो आप कैसे टाइप करोगे। बिल्कुल तो वो बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। फिर वेट लॉस, हेयर फॉल, इतना ज्यादा पानी बदला, हवा बदली, तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। लेकिन उसके अलावा इमोशनली आप बहुत लोनली फील करते हो, क्योंकि आप घर से अलग हो, समय से, यहाँ पे पूरी आपकी उदयन फैमिली थी और वहाँ पे जी, अकेले पड़ गए वहाँ जैसे। बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो अच्छी बात ये थी कि जो हमारा पूरा इस इवनिंग का कोहर्ट है, जो कि सभी यू नो 2020 का जो कोहर्ट था, जी तो वो हम ही सब लोग साथ में होते थे वहां पर। जी तो कभी भी लोनली फील कर रहे हो या कभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ग्रुप स्टडी साथ में कर लो, डिनर साथ में कर लो। तो हमारी पूरे हॉस्टल में बहुत सारे थे वो शिवनिंग कोहर्ट के लोग, जी तो उनके साथ बॉन्ड कर लो। फिर अपने ही फ्लैटमेट्स, कुछ इंडियंस थे, कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ चाइना से थे, कुछ जापान से थे, तो अच्छा लगता था बॉन्ड करना। अलग अलग कल्चर को जानना। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक और दूसरा सपोर्ट सिस्टम था, जो कि मेरे मेंटोर थे, जिन्होंने मुझे शिवनिंग के लिए तैयार किया था, जी तो वे भी वहां थे। तो अच्छा वो वहीं रहते थे। या बिल्कुल, वो लंदन से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। ओके वे लोग गुजराती हैं, जी तो उनकी मम्मी है और इतना अच्छा खाना बनाते थे, तो हमेशा लगता था कि फैमिली है। जी तो कभी भी घर की याद आए, दिवाली हो या क्रिसमस हो, तो हमेशा उनके घर चले जाना। अरे वाह। हाँ, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे वहाँ। तो ऐसे आपका सर्वाइवल चलता क्योंकि रहा उन्होंने वहाँ पे। लंदन से पढ़ाई किया है, और हमारे लिए लंदन एजुकेशन बहुत डिफरेंट था। बिल्कुल और वहाँ पे क्लास शुरू ही होती थी, यू नो, कंट्री क्रिटिसाइज करना मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी। जी इंडिया को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो होते थे क्लास में कितने सारे लोग होते थे जो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जी और कुछ लोग होते थे जो इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, या यू नो डिफरेंट डिफरेंट देश को। और मेरा डेवलपमेंट स्टडीज कोर्स था, तो आप यू लर्न जी you know which countries developed and what are the reasons behind their development, who are those countries which are not so developed, why they are lacking, ये सब डिस्कशंस वगैरह होते थे। जी तो बहुत बार हमारे क्लासमेट से थॉट्स नहीं मैच करते थे। ओके तो बट क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ डू यू आर्टिकुलेट योर थॉट्स, हाउ डू यू राइट, जी सो वो सारा यूके एजुकेशन ने सिखाया। इंडिया में थोड़ा अलग है वहाँ, मतलब, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे सिर्फ अच्छा है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए है। हाँ वहाँ पे 1 साल की डिग्री होती है। एग्जैक्टली, मास्टर्स 1 साल का है, जी। सॉरी मेरा मतलब वो था। जी तो आप एकदम से गए हो, 6-7 महीने आप फिगर आउट ही कर रहे हो कि यहाँ पे कैसा है जी सब कुछ, और फिर जब तक आप फिगर आउट करते हो तब तक तो वो खत्म भी हो जाता है, तो आप इतने अच्छे से यू नो परफॉर्म नहीं कर जी, पाते बिल्कुल हो। सही। मतलब ठीक ठीक किया मैंने, जब तक समझ आ पा रहा होता हाँ, तब तक वो कोर्स ही खत्म हो गया। 60-65 वाला किया, लेकिन हम गए तो यहाँ से ऐसे थे कि भैया 70-80 लेके आएंगे, जो कि वहाँ पे बट वहाँ पे 60-65 में ही मेरिट इज हो अ जाती वेरी है। गुड स्कोर, व्हिच इज अ मेरिट स्कोर। यस जी यस। इस पूरी जर्नी में आपके लिए इंस्पिरेशन कौन था, कौन सबसे ज्यादा, और या फिर कौन सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट करता था, ऐसा कोई जो person इंसान यू नो जो भी हम आज हैं, वो आई थिंक एक ही इंसान है जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है
तो शी इज मैनेजिंग ट्रस्टी उदयन केयर, डॉक्टर किरण मोदी, जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया, इतने सारे बच्चों को अपने बच्चों जैसे पाला पोसा. So she's just fantastic. She's a mother figure. We all call her बुआ. ओके. हाँ, तो हम सब उन्हें बुआ कहते हैं, चाहे बॉयज होम हो या गर्ल्स होम हो, हम सब उन्हें बुआ कहते हैं. तो शी इज डूइंग फाइन. और आई थिंक उन्होंने काफी अच्छे से मेंटोर किया. चाहे मेरी बहन की शादी हो, मेरे भाई की इनलेस हो जी. या मेरी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ हो, हर जगह हम तीनों को, और सिर्फ हमें नहीं 200+ बच्चों को इतने अच्छे से अपना बच्चा बना के रखा. जी. उन्हीं की उन्हीं का ही सब कुछ है. शी स्टार्टेड दिस एंड उन्हें लगता था कि जो हमारा घर होना चाहिए वो होना चाहिए लाइफ मॉडल पे, विच इज लिविंग इन अ फैमिली इन्वायरमेंट. हर बच्चे को ऐसा लगना चाहिए ये फैमिली जैसा है. जी. तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है. मैं कौन सा कोर्स चूज करूं जब मैं अंडरग्रेड कर रही थी, फिर मैं कौन सी कंपनी में जाऊं, फिर जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी तो कौन सा मुझे कोर्स करना चाहिए. जी. मैं क्या कर सकती हूँ, क्या क्या नए नए आइडियाज ला सकती हूँ क्लैन ऑर्गेनाइजेशन जी. के लिए. ये सब गाइड करते हैं. हाँ, बहुत अच्छे से. बहुत सिर्फ वे हैं. फिर उनके ऑफिस में इतने सारे लोग हैं जो जी. कि यही सारा काम करते हैं, यूथ के साथ, बच्चों के साथ काम करते हैं. तो जी. अब हमें क्लैन के लिए काफी सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है इन लोगों से. इंडिया में एक चीज तो आपको भी पता होगी कि अगर कोई फॉरेन से पढ़ के आता है तो उसकी वैल्यू बहुत सारी जॉब 10 गुना बढ़ जाती है हाँ. एकदम. तो जैसे कि आपकी फैमिली में बढ़ गई आपकी वैल्यू, वैसे यहाँ की कंपनीज में भी बढ़ी होगी. हाँ. तो फिर आपने जॉब जो किया, तो जॉब के साथ साथ फिर आपको इसका आइडिया कैसे आया? तो मैंने After पहले care. से मैंने पहले ही सोचा था कि जब मास्टर्स खत्म हो जाएगा मैं कॉर्पोरेट में नहीं जाऊंगी. जी. और जैसे ही मैं वापस आई, कॉर्पोरेट मुझे मांग रहा था कि आ जाओ हमारे साथ जॉब करो. और मुझे वहां जाना नहीं था, मुझे अपना सोशल डेवलपमेंट जर्नी शुरू करना था. बट वो इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था. वहाँ पे मैंने काफ़ी जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन नहीं मिल रहा था. 3 महीने अप्लाई किया, बट देन मेरे को लगा कि हमेशा से आप वैसे रहे हो कि आपको किसी पे डिपेंडेंट जी. होना पसंद नहीं है और आपको पसंद है कि आप अपना ही कुछ करो. तो मैं 3 महीने में ही मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, लोग थे काफ़ी सपोर्ट करने के लिए. उदयन केयर में काफ़ी लोग थे सपोर्ट करते, नहीं बेटा आराम से ढूंढो. लेकिन नहीं, मुझे लग रहा था कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है. 3 महीने हो गए. तो मैंने हर बड़ी में वापस कॉर्पोरेट वाला जॉब ही एक्सेप्ट कर लिया. ओके. तो टाटा क्रोमा में मेरी जॉब लग गई और मैं मुंबई चली गई. जी. फिर वहां पे मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे तो अच्छे से हो नहीं रहा है. जी. तो बस पैसे आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है. कुछ मीनिंगफुल काम नहीं कर जी. रहे. इतना पढ़ाई किया है. तो फिर उसके बाद फिर वापस दिल्ली आए और फिर अभी मैं अर्नस्ट एंड यंग के साथ काम कर रही हूँ. जी. लेकिन हमेशा से मन था कि ग्राउंड वर्क करना है अच्छे से, और ये ही लिव्ड एक्सपीरियंस रहा है. जी. तो और ये ऐसा है जिसके अराउंड पढ़ाई भी किया है और ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी रहा है. जी. और हार्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर कॉज. जी. सो इसीलिए क्लैन को हमने सोचा इसी को ही आगे बढ़ाते हैं. जी. और हमारे जैसे इतने सारे लोग जो हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जी. जरूरत है, मेंटरिंग की जरूरत है, उनके साथ काम करते हैं. आप मैनेज कैसे करती हैं? फंड्स कहाँ से आते हैं और कितने सालों से आप इस पे इन्वेस्ट कर रही हैं? कैसे क्या चल रहा है? तो देखो, हमारे जो मेंटोर्स हैं उन्होंने हमें हेल्प किया था जी. इसको शुरू करने में. टू कम अप विद समथिंग लाइक दिस. जी. और क्लैन जो है, केयर लीवर्स एडवोकेसी नेटवर्क, ये पूरे साउथ एशिया में जी. सबसे पहला नेटवर्क था केयर लीवर्स का. ओके. 2017 में आया था. हमारे जो भी मेंटोर्स हैं उदयन केयर में, उन्होंने हमारी हेल्प करी कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो जी. जो कि एक सेफ स्पेस होगा सभी केयर लीवर्स के लिए. बिकॉज जब वे निकल जाते हैं दे फील आइसोलेटेड, और दिस विल बी देयर स्पेस जहाँ पे उनके जैसे लोग होंगे. जी.
तो हमने ये ऐसा शुरू किया। तो शुरुआत में हम हम सभी बहुत बिजी थे अपनी फर्स्ट जॉब में, अपनी एकेडमिक्स में, हम सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, लेकिन फिर भी हम लोग एक कम्युनिटी के जैसे कनेक्टेड जी। थे। और हाँ, एक दूसरे की मदद करना, अगर किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करते हो, इंटरव्यू कैसे देते हो, कम्युनिकेशन आपकी कैसे होनी चाहिए, रेज्यूमे आपका कैसा होना चाहिए, जी। और जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह सर्कुलेट करना, तैयारी कराना, डिफरेंट डिफरेंट सीसीआई होम्स जाना, उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, उनको बताना कि अगर आप निकलते हो तो दिस इज समथिंग विच इज देयर फॉर यू आउटसाइड, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो। तो ये सब हो रहा था। बट अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने इसको लीगली रजिस्टर करा दिया है। तो नाउ इट्स अ ट्रस्ट, लीगल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी यूथ को स्किलिंग हो, स्किलिंग मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, मेंटरिंग मिले, स्किलिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से हमारे, अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको सभी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह दिखेंगे। ओके। क्योंकि हमने जस्ट अभी शुरू किया है फॉर्मली, जी। अभी शुरू किया है, वैसे तो हैं इतने टाइम से, लेकिन अभी डेडिकेटली, रजिस्टर्ड जब से। हाँ, डेडिकेटेडली काम अभी कर रहे हैं। तो अभी फंड्स वगैरह तो हमारे पास है नहीं जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना होता है आपस में ही हम लोग कंट्रीब्यूट करके जी। थोड़ा रेस कर लेते हैं। बट फिलहाल फंड्स हमारे पास नहीं है, और जितने लोग जुड़े हैं हम सब अपनी अपनी जॉब्स में हैं। जी। तो हम वीकेंड्स इसको दे पाते हैं, वीकेंड्स दे पाते हैं, या आफ्टर ऑफिस आवर्स दे पाते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। जी। आप अलग अलग सीसीआईज में जाते होंगे, वहां से जो बच्चे 18 के हो चुके हैं और बाहर जा रहे हैं और जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन रहती है, क्या आपको दिखता है उनमें? बहुत अलग अलग तरीके की ऑब्जर्वेशन है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है हमारा बचपन मैं देख रही हूँ, 18 साल की पूजा देख रही हूँ या 17 साल की पूजा देख रही हूँ। कुछ बिल्कुल हमारे जैसे जिनमें वो फायर है जी। और वो है कि नहीं, जिंदगी को अच्छा बनाना है, और जो सपोर्ट मिल रहा है उसको इवैल्यूएट करते हैं जी। और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। कुछ बच्चे वैसे दिखते हैं, यूथ बोलूंगी, सॉरी मैं बच्चे नहीं बोलूंगी। और कुछ जो सीसीआई में होते तो खैर बच्चे ही हो गए, और कुछ ऐसे दिखते हैं जो थोड़े कंफ्यूज हैं बेचारे। ओके। उनको गाइडेंस की जरूरत है, उनको सपोर्ट की जरूरत है, मोर कॉन्वर्जेशन की जरूरत है, सो दैट दे कैन एक्चुअली कम अप विद थिंग्स जो उनको चाहिए। और फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो इतना अटेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि जब हम सीसीआई में थे ना तो बहुत सारे लोग आते थे, वॉलंटियर्स आते थे कि हम तुम्हारे साथ ये करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब उनका प्रोजेक्ट हो गया या इंटर्नशिप हो गई जी। तो फिर वो नहीं आते थे। तो कुछ बच्चे हमें वैसे भी दिखते हैं जो कि लीस्ट इंटरेस्टेड हैं, उनको लगता है ये आ जाएं कल नहीं आएंगे। अच्छा। तो डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के यूथ और बच्चे हमें दिखते हैं जब हम डिफरेंट सीसीआईज में जाते हैं। तो लेकिन हमारा ये सब हमें महसूस भी होता है, ऑब्जर्व भी होता है, लेकिन हमारा मोटो है टू लीव नो केयर लीवर बिहाइंड। सपोर्ट हमें सबको करना है, बेसिस उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे। उनकी क्या कैपेबिलिटी है, किसी की होगी कि वो बाहर जाके पढ़ाई करेगा अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो हम उनको मेंटोर करते हैं उसके लिए। मैं खुद ही शिवनिंग स्कॉलर हूँ, तो मुझे पता है, मेरे मेंटोर्स ने मेंटोर किया कि किस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं। तो वैसे अप्लाई एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए हेल्प करना। कुछ ऐसे हैं जो जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो उनको वोकेशनल सपोर्ट, जिसको जिस तरीके की जरूरत है आप उसको वो प्रोवाइड करेंगे। हम सपोर्ट करते हैं। काम के अलावा ऐसा क्या है जो रिफ्रेश होने के लिए आप देखते हो, करते हो? क्या इंटरेस्ट क्या है आपके? मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है ओके। और मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था 2003 से, जब हमारा वर्ल्ड कप चल रहा था। तब से ही मुझे राहुल द्रविड़ बहुत पसंद है, और मुझे उनकी पर्सनालिटी, उनका गेम बहुत अच्छा लगता है। और जब वो इंडिया के कोच बने थे, आई वॉज वेरी हैप्पी। आई थिंक आई वॉज इन लंदन दैट टाइम। नए प्लेयर्स में आपको कौन पसंद है?
Virat Kohli, I think he's very, very supernatural. जी, He's amazing. I think वो कुछ और ही है. जब भी कुछ दिल टूटता है किसी का, जब कोई उदास होता है, कुछ भी होता है, तो ये जो एक थॉट है, ये उसको जरूर कहा जाता है कि टाइम हील्स एवरीथिंग, सब सही हो जाएगा. बट जो पर्सनल लॉसेस होते हैं, जैसे आप अपने पर्सन्स को खो देते हैं जो आपके सबसे खास होते हैं, वो कभी हील नहीं हो पाता. वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, दिल में पीछे कहीं हर सुबह. रहता है. हर सुबह. जी. तो ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे, न जाने कितने लोग होंगे. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप आगे बढ़े, आपके मन में भी वो होगा, लेकिन अब आप उसको डील करना सीख गए हैं, आप उससे आगे बढ़ के और क्या कर सकते हैं वो सीख गए. जो लोग इसको नहीं सीख पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, 18 होना जी, एक नॉर्मल फैमिली में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है. जी, मेरा बच्चा 18 का हो गया है, अब मैं उसके लिए ये कॉलेज डिसाइड करूंगी, अब उसके ड्राइविंग लाइसेंस होगा, अब उसका वोटर आईडी कार्ड बनेगा. एक नॉर्मल फैमिली में 18 का होना सेलिब्रेट किया जाता है. जी, बट जो बच्चा सीसीआई में पला बड़ा है, उसके लिए 18 का होना इज अ नाइटमेयर. कि बिल्कुल मैं 18 का हो गया, अब मुझे निकलना पड़ेगा, जी, मुझे आफ्टर केयर सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. लीगल डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, तो वोटर आईडी कार्ड, वोट कैसे करेगा. वो फील ही नहीं कर पाता है कि मैं एक मेरे अंदर कोई पावर आई है जी, कि मैं वोट कर सकता हूँ, अपनी सरकार खुद चूज कर सकता हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ. सो 18th बर्थडे इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर चिल्ड्रन who have been raised in child care institution. मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बता पा रही हूँ क्योंकि हमने भी ये जर्नी एक्सपीरियंस करी है. जी, हमें भी लगता था कि सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. वो तो उनको फंड्स मिले तो उन्होंने हमें फिर सपोर्ट करना शुरू किया. जी, तो हमें भी डर तो था ही ये कि इन्होंने इतने टाइम तक रखा, बाकी भी हाथ छोड़ देंगे या नहीं. तो हमारे लिए तो हाथ नहीं छोड़ा. जी, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी संस्था उनका हाथ छोड़ देती है 18 के बाद. जी, तो आई थिंक ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब साथ में आए और इनको मेंटोर करें, इनको सपोर्ट करें, इनको वो सपोर्ट दें उनकी स्किल्स के बेसिस पे, ताकि ये इंडिपेंडेंट हो पाए और जी, डिग्निफाइड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हो पाए. एंड केयर लीवर्स एक्चुअल में यूथ का ही तो यूथ पॉपुलेशन का ही पार्ट है, जी, कोई अलग से तो नहीं है ना. इनका भी एज ग्रुप वही है, 18 से लेके 19, 20, 21. तो ये यूथ पॉपुलेशन का ही पार्ट है. जी. और अगर हम यूथ को ही नहीं एम्पावर कर रहे हैं, इनको अगर निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा लॉस है नेशन के लिए. जी. बिल्कुल. तो फिर इनको एम्पावर करना तो बहुत जरूरी है. हमने एक सशक्त महिला से काफी कुछ जाना, जिन्होंने ये सारे चैलेंजेस खुद फेस किए हैं, और आज वो ऐसा और भी बच्चों को फेस ना करना पड़े, इसलिए उनके लिए काम कर रही हैं. तो अगर आपको उनकी ये जर्नी पसंद आई है, अगर आपको उनकी ये बातें अच्छी लगी हैं, तो कमेंट सेक्शन में उनके लिए कुछ अच्छी बात जरूर लिखें और पुष्कर टॉक्स को फॉलो करें. थैंक यू.